वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्लास 7 का हिस्ट्री इतिहास चैप्टर नंबर 7 नगर व्यापारी और शिल्प जन, इस पे हम आपको बताएंगे, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है कि उस समय जो है मध्यकाल भारत में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में नगर कैसा था, उस समय का व्यापार कैसा था, उस समय का शिल्प जन कैसे थे, ये सब बातों पे डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपके बुक में, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड दिए हुए हैं, जैसे याद रखने योग्य नए शब्द यहाँ पर जो दिख रहा है आपका बुक में। ठीक है, पहले बता देना चाहते हैं शहरीकरण होता क्या है। तो गांव जो होता है ना, गांव, ठीक है, गांव का धीरे धीरे, यानी एक तो शहर बनेगा नहीं, गांव का धीरे धीरे शहरों के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को ही शहरीकरण कहा गया है। तो गांव का धीरे धीरे हर चीज़ों की पूर्ति होना और जिससे लोगों को सुविधा, हर चीज़ की पूर्ति होना ही शहरीकरण कहलाता है। दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, दूसरा पॉइंट आपका है राजधानी शहर। तो वह शहर जिसमें राजा का दरबार लगता था, अर्थात जहाँ से राजा पूरे राज्य पर शासन करता था, वह कहलाता था राजधानी या शहर, जिसको शासन केंद्र भी कहा जाता है। वह शहर जहाँ पर कोई राजा बैठता था और पूरा राज्य का शासन व्यवस्था का संचालन कैसे हो, इस पर वह अपना सभा आयोजित करता था, वही कहलाता था वह राजा का राजधानी या शासन केंद्र। उसके बाद देख पा रहे हैं पतन शहर, समुद्री व्यापार किए जाने के कारण विकसित हुए शहर, यानी कहा गया है पतन शहर वह शहर को कहा जाता था जो शहर व्यापार के कारण, यानी समुद्री व्यापार के कारण उसका विकास हुआ, विकसित हुआ। समुद्री व्यापार मतलब समुद्री मार्ग से जो भी व्यापार होता होगा, ठीक है, उसके कारण जो शहर का विकास हुआ, ठीक है, उसी को कहा जाता है आपका पतन शहर। उसके बाद आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट है हमारे पास है कलमकारी। आंध्र प्रदेश में कपड़ों की रंगाई करने की एक शैली है। आंध्र प्रदेश आप जान रहे हैं, वहाँ पर जो होता क्या था, आंध्र प्रदेश में कपड़ों की रंगाई करने की एक शैली है। कलमकारी कहा गया है, आंध्र प्रदेश में जो कपड़ों की रंगाई होती थी उसी प्रक्रिया को आपको कहा गया कलमकारी। इसके लिए बांस की छड़ी के सिरों पर सूती कपड़ों का टुकड़ा बांधकर उसे नौसादर बना लिया जाता है, जिसमें कपड़े पर पहले बहिरेखा बॉर्डर खींची जाती है, फिर उस कपड़े की प्रकृति रंगों से रंगा जाता है। ठीक है, ये कलमकारी है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारे सामने जो आ रहा है यह है सोरा, एक रवादार सफ़ेद नमकीन पदार्थ जिसे बारूद बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे पोटेशियम नाइट्रेट हो, सोरा। ठीक है, सोरा ऐसे भी लोग जाते हैं, फिटकरी का नाम है। ठीक है, तो ये एक रवादार होता है, ठीक है, जो सफ़ेद नमकीन पदार्थ जिसे बारूद बनाने के लिए प्रयोग होता है, उसी को कहा जाता है सोरा। इसका केमिकल नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। राजतुला, ऐसी तराजू जिसमें राजाओं को अनाज, सोना या सिक्कों से तौला जाता था, जिसके बाद में गरीबों में बांट दिया जाता था। यह प्रथा हम्पी में काफ़ी प्रचलित थी। ठीक है, उसे राजतुला कहा जाता था। तो चलते अब हम बुक की ओर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मध्यकालीन भारत की हम बात कर रहे हैं। तो मध्यकाल में 17वीं शताब्दी के दौरान शहरीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तीव्र हो गई। यानी कहा गया है कि जब मध्यकाल 17वीं शताब्दी के दौरान, 17वीं शताब्दी के काल को मध्यकाल कहा जाता है,
तो उस शताब्दी के दौरान शहरीकरण यानी शहर बनने की प्रक्रिया जो थी वो बहुत तेजी हो गई थी। अरब, तुर्की और अफगानी लोग कस्बों और शहरों में बस गए तथा अनेक नए शहर स्थापित किए गए। कहा गया है मध्यकाल भारत में जो है वहाँ के, जैसे यहाँ पर बताया है, अरब, तुर्की और अफगानी लोग कस्बों और शहरों में बस गए तथा अनेक शहर स्थापित किए। उन्होंने छोटे छोटे गाँव में बसा, शहरों में बसा और शहर भी स्थापित किया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि व्यापार का विकास और शहरों का उदय कैसे जो है मध्यकाल भारत में जो है, ठीक है, व्यापार का विकास हुआ और शहरों का उदय हुआ होगा। ठीक है, 17वीं शताब्दी की ये बात बताई जा रही है कि व्यापार का विकास यानी जो व्यापार हो रही थी उस समय उसका विकास कैसे हुआ और शहर जो है नए नए शहर कैसे बने, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इस काल में व्यापार और वाणिज्य खूब विकसित हुआ जिससे नए नए शहरों का भी उदय हुआ। व्यापार के विकास के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार थे। अब यहाँ पर बताया गया है कि मध्यकाल भारत में जो व्यापार का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, उसका विकास होने के कुछ कारण तो रहा होगा ना, कि क्या कारण था कि उस शहरों का पूरा विकास हो पाया। ठीक है, शहरों का उदय हो पाया, व्यापार का भी उदय हो पाया, विकास हो पाया। इसके कुछ पॉइंट्स है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, मुगल साम्राज्य में शांति और विभिन्न जातियों के बीच आपसी सद्भावना थी। व्यापारियों के लिए यात्रा करना सुरक्षित था। ये सब चीज़ होता है कि अगर सब मिलकर रहेगा तो विवाद नहीं होगी, विवाद नहीं होगी तो हर चीज़ से जो है सुरक्षित रहेंगे। तो वही बात बताई कि फर्स्ट पॉइंट में कि मुगल साम्राज्य में शांति और विभिन्न जातियों के बीच आपसी सद्भावना थी। मुगल जो साम्राज्य था वह और बहुत सारे जो जातियां थी वह मिलजुल कर सद्भाव के साथ रहते थे और व्यापारियों के लिए यात्रा करना सुरक्षित था। और उस समय जो है व्यापारी जो थे उनके लिए यात्रा, ट्रांसपोर्टेशन का जो था वह सुविधा हो गई थी। सेकेंड पॉइंट आप देख पा रहे हैं, देश में परिवहन के अच्छे साधन उपलब्ध थे। देश में जो थे, ठीक है, और परिवहन के अच्छे साधन उपलब्ध थे। सड़कें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। परिवहन के एक सुगम साधन के रूप में नदियाँ का भी खूब प्रयोग किया जाता था। अच्छा, नदियों का भी जो है परिवहन के लिए खूब उपयोग किया जाता था। जैसे नदियों से कैसे करेंगे, तो स्टीमर हो गया, छोटे छोटे नाव हो गए, ये सब से भी नदियों में जो है परिवहन का काम होता है। थर्ड पॉइंट को हम बताएंगे। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, कर ढांचा देश भर में एक समान था। व्यापारी अपना माल देश भर में कहीं भी बेच सकते थे। कर ढांचा का मतलब होता है जो कर देना पड़ता है, ठीक है, वह सभी जगह एक समान थी, कहीं भी अलग अलग नहीं थी। इसलिए व्यापारी उसमें जो थे कहीं भी जा कर के, ठीक है, देश के कहीं भी भागों में जो है वह अपने कच्चे माल या पक्के हुए माल जो भी होता होगा वह कहीं भी जाकर बेच सकते थे, जिससे उनको अच्छा मुनाफा मिलता था। ठीक है, नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं, विलासिता की वस्तुओं की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। इसमें दस्तकारी को काफ़ी बढ़ावा मिला। कहा विलासिता की वस्तुओं की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। विलासिता वस्तुओं का मतलब होता है वैसी वस्तुएं जो हमारे दिनचर्या में यानी हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो है सुख सुविधा के लिए जो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उसे विलासिता वस्तुएं कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग अपने घरों में विलासिता के रूप में बहुत ऐसे चीज़ रखे हैं जिससे सुख सुविधा होती है। तो उस समय भी उसी के अनुसार जो है विलासिता वस्तुओं की मांग काफ़ी बढ़ गई थी, जिसमें दस्तकारी को काफ़ी बढ़ावा मिला। नंबर 5 की अगर बात करते हैं, ऑप्शन 5, तो मुगल शासकों ने शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए। इसका आसानी से लेन देन किया जा सकता था। मुगल शासकों ने ही शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिसके कारण जो है उनका आसानी से लेन देन, ठीक है, लेन देन मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिकल जो उस समय का जो व्यवस्था रही होगी, ठीक है, वो अच्छी हो गई। नंबर 6 की बात करते हैं, जिन स्थानों पर मंडियां लगती थी अर्थात जहां किसान अपने अनाज बेचते थे वे धीरे धीरे छोटे और बड़े शहरों में विकसित हो गए।
यानी कहा गया है कि मंडी, आज भी हम लोग के पास भी मंडियाँ लगती है, तो मंडिया में हम देखते हैं बहुत तरह के अनाजें होती हैं, बहुत तरह की सब्जियाँ होती है, बहुत तरह की और भी चीज़ें होती है। उसी तरह उस समय भी यानी 17वीं शताब्दी यानी मध्यकालीन भारत की अगर बात करें 17वीं शताब्दी में, उस समय भी मंडियाँ लगती थी। ठीक है, तो जिन स्थानों पर मंडियाँ लगती थी अर्थात जहाँ जो किसान होते थे अपना अनाज, सब्जियाँ या और भी जो वस्तुएं होती है वह धीरे धीरे अपने छोटे छोटे शहरों में बेचने लगे और छोटे छोटे शहरों से बड़े शहरों का विकास हो गया। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि अभी हमने जो बताया कि भाई व्यापार का विकास और शहरों का उदय किस तरह से हुआ, तो आपने यहाँ पर जान गए व्यापार का विकास का कारण और शहरों का उदय कैसे हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि इस काल के इतिहास के स्रोत सामग्री क्या रहे होंगे। यानी 17वीं शताब्दी की जो अगर बात आ रही है, इस काल के इतिहास जो है इसकी स्रोत क्या रहा होगा और उसकी सामग्री क्या रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, कि भारत की यात्रा पर आए विदेशी यात्रियों द्वारा प्रस्तुत विवरण इस काल के इतिहास की प्रमुख स्रोत सामग्री है। हमारे भारत में जो भी विदेशी यात्री आए, ठीक है, जो भी विदेशी यात्री आए थे उन्होंने ही इस काल यानी मध्यकाल के जो स्रोत सामग्री रही थी उनके बारे में उन्होंने अच्छी प्रस्तुत भी किया है। उन्होंने अनेक नगरों शहरों की यात्रा की तथा अपने विवरणों में उन्होंने उन शहरों की खुशहाली का विस्तृत विवरण किया। ऐसे कुछ यात्रियों में फादर मॉन्सेरेट, रॉल्फ फिश और डोमिंगो पेस के नाम उल्लेखनीय है। ऐसा कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत के बारे में जिन्होंने इतिहास को प्रस्तुत किया, ठीक है, उन्होंने विवरण बताया है, उनका कुछ इस तरह से नाम है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर याद रखिए। वह कुछ ये जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। जैसे कुछ इतिहासकार रहे हैं, फादर मॉन्सेरेट, रॉल्फ फिश, है ना, जो कि आप देख रहे हैं, डोमिंगो पेस का नाम उल्लेखनीय है। हांदे द्वारा तैयार किए गए नक्शे भारत के व्यापारी शहरों के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। सर टॉमस रो द्वारा तैयार किए गए नक्शों से मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नक्शे तैयार करने से संबंधित विज्ञान नक्शानवीसी कहलाता है। शासकों द्वारा जारी किए गए सरकारी फरमान या आदेश भी इस काल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसा कहा गया है कि कुछ इतिहासकार, जैसे यहाँ और भी बातें आ रही है, हादे द्वारा तैयार किया गया भारत के नक्शा, व्यापारिक शहरों के उपयोग, कैसे उसका उपयोग किया जाए, है ना, उसके द्वारा तैयार किए गए नक्शों से मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उनका प्रशासनिक विभाग कैसा था। नक्शे तैयार करने से संबंधित विज्ञान नक्शानवीसी कहलाता है। कहा गया है कि नक्शे तैयार करने से संबंधित विज्ञान, दिस इज इम्पोर्टेंस, ठीक है, नक्शे तैयार करने के संबंधित विज्ञान को नक्शानवीसी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। शासकों द्वारा जारी किए गए सरकारी फरमान या आदेश भी इस काल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि जो नक्शा जो तैयार किया जाता था उस समय मध्यकालीन भारत में 17वीं शताब्दी के आसपास में जो तैयार किया जाता था वह विज्ञान वह नक्शानवीसी कहलाता था, ठीक है। और 17वीं शताब्दी में विकसित हुए शहरों को 3 श्रेणियों में वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी 17वीं शताब्दी जो थी, हाँ, तो 17वीं शताब्दी में विकसित हुए शहरों को 3 श्रेणी, जो 17वीं शताब्दी में जो शहर विकसित हुआ था, ठीक है, 17वीं शताब्दी में जितने भी शहर विकसित हुए उसे 3 श्रेणी में बांटा गया था, ठीक है। पहला श्रेणी आता है राजधानी शहर, दूसरा आता है तीर्थ शहर और तीसरी आती है पत्तन शहर या व्यापारिक केंद्र, उसका नाम दिया गया था। तो चलते हैं तीनों के बारे में हम डिस्कशन अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है।
तो पहला हमारे पास जो आ रहे हैं राजधानी शहर, ठीक है। तो राजधानी शहर के बारे में बताई गई है कि उन दिनों कुछ महत्वपूर्ण राजधानी शहर या प्रशासनिक केंद्र थे। यानी 17वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 17वीं शताब्दी में जो राजधानी या शहर रहे थे, जो प्रशासनिक केंद्र थे, वह था, दिस इज इम्पोर्टेंट, से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वह शहर जो था, यानी 17वीं शताब्दी की अगर बात कर रहे हैं तो 17वीं शताब्दी में जो कुछ महत्वपूर्ण राजधानी या शहर या प्रशासनिक केंद्र रहे थे, वह था लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी आ सकती है कि बताइए 17वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण राजधानी या शहर प्रशासनिक केंद्र को कुछ नाम बताइए, तो आपको यहाँ से बताना होगा, ठीक है। रॉल्फ फिश के अनुसार ये शहर लंदन शहर से भी अधिक बड़े और अधिक आबादी वाले शहर बन गए थे। देखिए, एक जो थे इतिहासकार रहे थे, ठीक है, रॉल्फ फिश, उनका ऐसा कहना था, ठीक है, रॉल्फ फिश का कहना था कि जो लंदन शहर जो है उस समय लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली, ये सभी जो शहरें जो हैं वह आपको जो है लंदन से बड़े शहर थे, ठीक है, ऐसा उनकी मान्यता थी। अब हम लाहौर की बात करें, ठीक है, तो लाहौर यह शहर 1585 ईस्वी से 1598 ईस्वी के बीच अकबर की राजधानी था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये, आपसे पूछ सकता है कि लाहौर जो है 1585 से 1598 ईस्वी के बीच किसकी राजधानी रही थी, ठीक है। तो आपको पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अकबर की राजधानी रही थी, ठीक है। यह शहर जो लाहौर जो शहर है यह 1585 से 1598 ईस्वी के बीच अकबर की राजधानी थी। इस शहर में एक विशाल किला था, लाहौर में एक विशाल किला था। मानसेरेट ने लिखा है कि लाहौर यूरोप या एशिया से किसी भी अन्य शहरों से बड़ा था। देखो, एक इतिहासकार रहे थे मानसेरेट, उनका ऐसा कहना था कि जो लाहौर जो शहर है वह यूरोप या एशिया के और भी शहरों से बड़ा था। यह हस्तशिल्प द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का केंद्र था। ऐसा कहा जाता है कि जो लाहौर जो शहर बसी हुई थी, यह हस्तशिल्प मतलब जितने भी वहाँ की वस्तुएं जो बनाई गई थी वो हाथों से ही तैयार किया हुआ था, ठीक है। इसीलिए उसको कहा जाता था, हस्तशिल्प द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का केंद्र भी कहा जाता है। यह कश्मीरी दरियों और सीलों का वितरण केंद्र था। यात्रियों ने लाहौर शहर की संपन्नता के बारे में लिखा है और उसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर बताया है। देखो, यात्री यानी इतिहासकार या यात्री जो थे, जो भारत में आए थे विदेशी यात्री, उन्होंने लाहौर शहर को संपन्नता के बारे में बताया है कि वह महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था, ठीक है। यहाँ पर लाहौर में हर सुख सुविधा की व्यवस्था थी। हम अब नेक्स्ट शहर की बात करते हैं, वह शहर हमारा है आगरा, ठीक है। आगरा शहर के बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। आगरा के बारे में जैसा कि यहाँ लिखा हुआ और बताया भी गया है कि अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी था। अकबर, आप जान रहे हैं अकबर के बारे में, तो अकबर जो थे उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी था कौन? आगरा। यह शहर दिल्ली से काफ़ी बड़ा था। उस समय जो है आगरा दिल्ली से बड़ा था। अबुल फजल ने लिखा है कि लाल बलुआ पत्थर से बने आगरे के किलों में 500 से अधिक ईंट और मसाले से बनी इमारतें थी, जो आगरा आने वाले विदेशी यात्रियों को काफ़ी प्रभावित करती थी। आगरा में सूती और रेशमी कपड़ों की बुनाई का उद्योग काफ़ी उन्नत था। आगरा के बारे में बताया गया, आगरा शहर के बारे में यहाँ पर बताई गई कि आगरा जो शहर था वह जो है अकबर की राजधानी भी रही थी और यह शहर दिल्ली से बड़ा भी था। अबुल फजल जो हैं एक इतिहासकार हैं और ये लेखक भी रहे थे।
उनका कहना था कि जो लाल किला बना हुआ है वह एक बलुआ पत्थर से बना हुआ है और आगरे किलों में लगभग जो है 500 से अधिक ईंट और मसाले से बनाए गए थे। ठीक है, और आगरा आने वाले विदेशी यात्रियों को काफ़ी प्रभावित करती थी। आज भी यह जो है सभी को प्रभावित करता है। आगरा में सूती और रेशमी कपड़ों की बुनाई का उद्योग काफ़ी उन्नत था। उस समय की बात करें 17वीं शताब्दी की अगर बात करते हैं हम, तो 17वीं शताब्दी में आगरा में सूती और रेशमी कपड़ों की बुनाई का उद्योग काफ़ी वहाँ जो था अच्छा था। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आगरे का लाल किला यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, कभी मौका मिले तो आप आगरा जरूर जाएं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी का। ये भी एक शहर है। जैसा कि फतेहपुर सीकरी या अकबर ने अपनी नई राजधानी बसाई। देखो, अकबर की यह नई राजधानी रही थी, यह आगरा के काफ़ी निकट स्थित है। उसने इस शहरों में 1571 ईस्वी में अपना शासन केंद्र स्थापित किया और 1585 ईस्वी तक यहाँ रहा। कहा गया है कि फतेहपुर सीकरी में जो है उसने अपना शासन केंद्र स्थापित किया था 1571 ईस्वी में और 1585 ईस्वी तक यहाँ रहा था उसने। ठीक है, यानी कहा जाए तो कुछ वर्षों तक उसने शासन किया था यहाँ। अपनी पुस्तक कमेंटेरियस में मानसेरेट ने इस शहर और शानदार इमारतों का वर्णन किया है। यानी इतिहासकार मानसेरेट ने अपनी पुस्तक लिखी थी। मानसेरेट ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था कमेंटेरियस। उसने इस शहर उस पुस्तक में अपनी शहर यानी फतेहपुर सीकरी का उसने डिस्कशन किया है। इसके अनुसार इस शहर और उसकी शानदार इमारतों का वर्णन किया है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में रहने वाले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के समान में कई शाही महलों का निर्माण करवाया था, ऐसा मानसेरेट का कहना था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शहर दिल्ली का। दिल्ली के बारे में बताया गया है कि शाहजहां ने 1639 ईस्वी में दिल्ली शहर को फिर से बसाया और उसका नाम शाहजहानाबाद रखा। शाहजहानाबाद रखा। देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है कि 1639 ईस्वी में दिल्ली का नाम उस समय क्या था। तो देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि शाहजहां ने ही 1639 ईस्वी में दिल्ली जो शहर जो आज हम लोग दिल्ली जान रहे हैं उस शहर को उसने बसाया था और उसका नाम जो था शाहजहानाबाद रखा। ठीक है, उसने यमुना नदी के किनारे लाल किलों का निर्माण करवाया। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से करवाया गया। इसके ठीक बाहर चांदनी चौक एक प्रमुख बाजार था। तो इस तरह से जो है आज हमने आपको जो है 17वीं शताब्दी में व्यापारी विकास शहरों का उदय और 17वीं शताब्दी के इतिहास की सामग्री के स्रोत और उसके बाद जो है 17वीं शताब्दी में विकसित हुए शहर को 3 श्रेणियों के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें से आज जो सिर्फ हम राजधानी शहर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है आगे हम बात करेंगे। थैंक यू।